नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रगतिशील निर्णय से। हाल ही में सरकार ने सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन के आदेश जारी कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के सभी 10 वर्गों जैसे आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन आदि में महिला अधिकारियों को स्थायी सेवा प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले महिलाएं केवल सेना शिक्षा कोर और जज एंड एडवोकेट जनरल विभाग में ही स्थायी कमीशन के लिए पात्र थीं। रक्षा मंत्रालय का ये आदेश फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुपालन को संदर्भित करता है। उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि महिलाओं के सेवा वर्षों को ध्यान में रखे बिना शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी में शामिल महिला अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन और गैर युद्ध क्षेत्रों में कमान पदों के लिए पात्र हैं। आइए अब जानते हैं कि इस निर्णय का क्या महत्व होगा। इस आदेश से महिला अधिकारियों को सशक्त बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे वे संगठन में बड़ी भूमिकाएं प्राप्त करने में सक्षम होंगी। स्थायी कमीशन की सुविधा से महिला अधिकारियों को एसएससी के विपरीत सेवानिवृत्त होने तक सेना में नौकरी करने की अनुमति मिलेगी। आपको बता दें कि एसएससी में 10 या 14 वर्ष की अवधि के बाद महिला अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इसलिए इस कदम से वे सरकारी पेंशन की पात्र भी हो जाएंगी, जो केवल एक अधिकारी के रूप में सेवा के 20 वर्ष के बाद ही प्रारंभ होती है। मेडिकल कोर, डेंटल कोर और सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त वर्तमान समय में भारतीय सेना में महिलाओं का प्रतिशत केवल 3.89% है, जबकि नौसेना में 6.7% है और वायुसेना में 13.28% है। अगली खबर यूएनईपी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट कुशल और जलवायु के अनुकूल शीतलन यानी कूलिंग के विकास और जलवायु लाभों के मूल्यांकन पर आधारित है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। शीतलन की बढ़ती मांग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 और ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में योगदान कर रही है। नीतिगत हस्तक्षेप के बिना एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में वर्ष 2050 तक वर्ष 2017 के स्तर से 90% की वृद्धि होने का अनुमान है। ऊर्जा कुशल और जलवायु अनुकूल शीतलन पर समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से 460 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होने से बचाया जा सकता है। किगाली संशोधन की सार्वभौमिक अभिपुष्टि और कार्यान्वयन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। दरअसल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और खपत में कटौती करके उनमें चरणबद्ध रूप से कमी लाना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन परत को प्रभावित नहीं करती हैं, परंतु ये प्रबल ग्रीन हाउस गैसें हैं। अन्य उपायों में राष्ट्रीय शीतलन कार्य योजनाओं का अंगीकरण करना, जो जलवायु अनुकूल शीतलन की दिशा में ट्रांजिशन को गति प्रदान करती है। सतत शीतलन प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का शुभारंभ किया गया था। इसके साथ ही नगरीय नियोजन में भवन निर्माण संहिताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना और जिला एवं सामुदायिक शीतलन के लिए एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे उपायों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल की कृषि पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों से पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने की अपील की है और राज्य सरकारों से तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल मिशन स्थापित करने का भी आग्रह किया है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में पाम ऑयल के वृक्षारोपण योग्य लगभग 2,18,000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, परंतु अभी भी केवल 30,000 हेक्टेयर भूमि पर ही पाम ऑयल की कृषि की जाती है। पूर्वोत्तर भारत की उष्ण एवं आर्द्र जलवायु तिलहन फसलों के लिए अनुकूल है। भारत अपनी वार्षिक खाद्य तेल आवश्यकताओं का लगभग 22 मिलियन टन अर्थात लगभग 68% आयात करता है। इसमें से लगभग 60% भारांश पाम ऑयल का है। बीते 2 दशकों में पाम ऑयल की खपत में लगभग 230% की वृद्धि हुई है और भारत वैश्विक पाम ऑयल खपत के लगभग 17% के लिए उत्तरदायी है। पाम ऑयल की खेती में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे दीर्घ परिपक्वता अवधि, किसानों की जोतों का लघु आकार, बीज की उच्च लागत, अनियमित मानसून के कारण जल का अभाव,
निम्न उत्पादकता, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में भिन्नताएं आदि। सरकार द्वारा अब तक इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार के माध्यम से 1,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ऑयल पाम कृषि के अधीन लाना है। तिलहन और दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन। अगली खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन जनित पोलियो वायरस के मामलों में तीव्रता आई है। WHO के अनुसार जनवरी 1961 से दिसंबर 2019 के बीच इम्यूनोडेफिशिएंसी VDPV यानी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के कुल 149 मामले सामने आए हैं। इनमें से 66% मामलों की पहचान वर्ष 2010 से वर्ष 2019 के बीच हुई थी और 59% मामले 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दर्ज किए गए थे। पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो एक अति संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और पक्षाघात यानी पैरालिसिस का कारण बनता है। पोलियो से प्रतिरक्षा के लिए 2 तरह के टीके दिए जाते हैं। निष्क्रिय पोलियो वायरस टीका यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ये निष्क्रिय पोलियो विषाणुओं से निर्मित होता है और पोलियो के सभी रूपों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ओरल पोलियो वायरस टीका, इसमें एक जीवित व दुर्बल वायरस से वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। जब किसी बच्चे को ये टीका दिया जाता है तो दुर्बल वैक्सीन वायरस प्रतिकृति निर्मित करता है, जिससे बच्चे में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। हालांकि कुछ मामलों में प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ये वैक्सीन वायरस आनुवंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसे ही VDPV यानी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस कहा जाता है। VDPVs अत्यंत दुर्लभ हैं और प्रतिरक्षा की कमी वाले बच्चों और निम्न प्रतिरक्षा स्तर वाले लोगों में पाया जाता है। अगली खबर वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। FAO द्वारा वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक 5 वर्ष पर यह मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिए वनों की स्थिति, उनकी परिस्थितियों और प्रबंधन का आकलन करती है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है, जो कुल विश्व के भूक्षेत्र का लगभग 31% है। वर्ष 1990 के बाद वनोन्मूलन के कारण विश्व भर में लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। हालांकि वन ह्रास दर में पर्याप्त कमी आई है। जहां वर्ष 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक निवल वृद्धि यानी नेट गेन एशिया में दर्ज की गई, वहीं इस अवधि में अफ्रीका में निवल वन ह्रास की वार्षिक दर अत्यधिक रही है। संपूर्ण विश्व में 93% वन क्षेत्र प्राकृतिक रूप से रीजनरेटिंग वनों से निर्मित है और 7% क्षेत्र वृक्षारोपण से संबंधित है। बीते दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि के आधार पर भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 5 देश हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली और वियतनाम। इस रिपोर्ट में सामुदायिक प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए भारत के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को श्रेय प्रदान किया गया है। वैश्विक स्तर पर 12.5 मिलियन लोग वानिकी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से भारत की हिस्सेदारी 6.23 मिलियन अर्थात लगभग 50% है। भारत का वन क्षेत्र कुल वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग 2% है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सरकार द्वारा सीमावर्ती देशों के बोली लगाने वालों के लिए नियमों को सख्त किया गया। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सरकार ने भारत के साथ भौगोलिक सीमा साझा करने वाले देशों के बोली लगाने वालों को सार्वजनिक खरीद से प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। इन देशों के बोलीदाता तभी अर्ह होंगे जब वे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा गठित पंजीकरण समिति में पंजीकृत होंगे। उन्हें विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। किफायती और मध्यम आय आवास के लिए स्पेशल विंडो फंड, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, स्वामिह फंड। हाल ही में स्वामिह के तहत 81 दबावग्रस्त आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे लगभग 60,000 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण करना संभव हो पाएगा।
स्वामी फंड की स्थापना किफायती और मध्यम आय आवास क्षेत्र से संबंधित है। इस फंड का उद्देश्य रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण या वित्त पोषण प्रदान करना है। सरकार 10,000 करोड़ रुपए की कुल प्रतिबद्धता के साथ इसके प्रायोजक के रूप में कार्य कर रही है। इस फंड को सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में स्थापित किया गया है। पहली बार इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट यानी इंडसेट 2020 का आयोजन। दरअसल इंडसेट स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चयनित भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक आकर्षक शिक्षा गंतव्य स्थल के रूप में ब्रांडिंग करके विदेशी छात्रों को लक्षित करना है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली एक ऑनलाइन परीक्षा है। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, इसे काष्ठ, बांस और अन्य वनोपजों के लिए पारगमन परमिट जारी करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये संपूर्ण भारत में वनोपजों के निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए अखिल भारतीय पारगमन परमिट यानी पैन इंडिया ट्रांजिट पासेस प्रदान करती है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होने की संभावना है। इससे पहले एक राज्य द्वारा जारी किए गए पारगमन परमिट अन्य राज्यों में स्वीकार नहीं किए जाते थे। ये मैनुअल पेपर आधारित पारगमन प्रणाली को ऑनलाइन पारगमन प्रणाली से प्रतिस्थापित करता है। लोनार झील, हाल ही में खारे जल में पाए जाने वाले हेलोआर्किया सूक्ष्मजीवों की एक वृहद संख्या में उपस्थिति के कारण लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है। हेलोआर्किया या हेलोफिलिक आर्किया एक जीवाणु है जो गुलाबी रंग का रंजक यानी पिगमेंट उत्पन्न करता है और लवण से संतृप्त जल में पाया जाता है। लोनार झील विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक विशेषता वाली क्रेटर झील है। इसका निर्माण लगभग 50,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी से एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में अवस्थित है। वृक्षारोपण अभियान, ये हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक वृक्षारोपण अभियान है। ये अभियान कोयला या लिग्नाइट खदानों से संबंधित 10 राज्यों में 130 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया था। भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में लागत कुशल नैनोसैटेलाइट्स के एक समूह को स्थापित करके वास्तविक समय में पृथ्वी का कवरेज प्रदान करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे की पहचान और मानचित्रण करने तथा भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए बड़े खतरे को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। इससे भारत की प्रथम वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी दिगंतरा द्वारा विकसित किया गया है। तियानवेन 1 या क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ 1, ये चीन का प्रथम मंगल अभियान है जिसका लक्ष्य एक मिशन में ऑर्बिटिंग और रोविंग के कार्य को पूर्ण करना है। ये व्यापक अवलोकन के लिए मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा, मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करेगा और लैंडिंग स्थल पर विचरण करने के लिए एक रोवर को तैनात करेगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।